हाय क्लब मेंबर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द क्लब। एक्चुअली मेरे पास ना तो कोई रिंग लाइट है, ना तो कोई एसी है, ना तो कोई माइक है, तो मैं एकदम नेचुरल लाइट में बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ खिड़की के पास। और क्योंकि इधर से थोड़ा हवा आता है इसलिए ये जगह पर मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी हूँ, इसलिए 2 दिनों से मैं यहीं पर बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ऊपर से मास्क पहन के बिल्कुल दम घुटता है, तो आसपास से थोड़ा नॉइस आ सकता है, तो सॉरी फॉर दैट। एंड ऑल्सो आप लोग हेडफोन यूज़ करना फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी। 26 ईयर ओल्ड एक लेडी जो इंग्लिश ट्यूटर थी भूसन में, वो अपने अपार्टमेंट में बैठे बैठे वेट कर रही थी कि उनकी जो नई स्टूडेंट है उसका आज ही उनके घर में पहला दिन है, वो ट्यूशन लेने के लिए आने वाली है। जैसे ही डोर में नॉक होता है उसको समझ में आ जाता है कि वही आ गई है, तो वो जाके जल्दी से दरवाज़ा खोल लेती है और अपनी नई स्टूडेंट को अपनी रूम में वेलकम करती है। जैसे ही वो स्टूडेंट उनकी रूम में आती है और वो जस्ट बात करना स्टार्ट करने ही जा रही थी अपने स्टूडेंट के साथ, वो स्टूडेंट अपने कपड़े के नीचे से एक नाइफ निकालती है एंड रिपीटेडली ओवर 100 टाइम्स उनको स्टैब करती जाती है। जंग यो जंग 1999 में साउथ कोरिया में पैदा होती। वो जब हाई स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम से वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। अब उसकी मम्मी पापा का क्या हुआ था, उसके पेरेंट्स डिवोर्स थे या फिर वो सेपरेटेड थे या फिर वो नहीं थे, इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से नहीं मिला है। बस जितना मुझे पता चला मैं वही बता रही हूँ। बचपन से ही यो जोंग बहुत ही ज़्यादा शाई टाइप का एक बच्चा था, जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, किसी से आसानी से घुल मिल नहीं पाता था, बात नहीं करता था। और जब तक वो सीनियर हाई स्कूल में पहुंची तब तक ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इंट्रोवर्ट होते होते उसकी ये हालत हुई है कि अब वो इवन टीचर से भी बात नहीं करता। अगर टीचर्स भी उससे कुछ पूछते हैं तो वो बस यस या फिर नो पे आंसर देती है। किसी के सवाल का जवाब देना भी उसके पास बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने लग गया है। इंट्रोवर्ट होते होते वो चीज़ इतना लिमिट क्रॉस कर गया कि वो अपने क्लासरूम पे विंडो सीट पे बैठता हमेशा, मतलब विंडो के पास वाला जो सीट होता है वहाँ पर बैठता और विंडो का जो कर्टेन होता है उसके पीछे बैठे बैठे वो इस तरीके से क्लास करता। उसके पीछे से इस तरीके से वो झाँक के देखता कौन सा टीचर क्लास करवा रहा है या फिर क्या पढ़ा रहा है, वो उसी कर्टेन के पीछे से झाँक के देखता कि क्लास का अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है। इवन वो टिफ़िन खाने के लिए कैंटीन भी नहीं जाता, वो वहाँ पर ही क्लासरूम में कर्टेन के पीछे बैठे बैठे अपना टिफ़िन करता। ऐसे करते करते सीनियर हाई स्कूल भी ख़त्म हो जाता है एंड यूजुअली सीनियर हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद लोग जॉब ढूंढते हैं या फिर हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेचुरली योजुंग की ग्रैंडफादर भी उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें शहर जाना है या फिर तुम भी किसी जॉब का प्रिपरेशन लेना चाहते हो तुम्हें करना क्या है। तो अपने दादाजी को चुप करवाने के लिए योजुंग बोलता है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन लेना चाहती हूँ एंड उसके लिए मुझे कुछ साल तक पढ़ाई करना पड़ेगा। अब उसका दादा तो पहले से उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा था, उसका सारे खर्चा बच्चा भी दे रहा था, और उसके दादाजी ने सोचा कि ठीक है अगर ऐसा वो प्रिपरेशन लेना चाहता है तो लेने देते हैं, और भी कुछ साल मैं ही उसको सब कुछ प्रोवाइड कर देती हूँ और उसकी पढ़ाई को सपोर्ट करती हूँ। बट इस टाइम पीरियड में यो जंग पूरा दिन अपना बेडरूम में बैठी रहती और बिल्कुल भी पढ़ाई तो करती ही नहीं, बल्कि वो पूरे दिन अपने बेडरूम में बैठे बैठे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंटरीज देखती, ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुनती। इवन योजंग के जो नेबर्स है वो भी बोलते हैं कि हमें कभी, मतलब अगर आपको नहीं पता है कि इस घर में इस टाइप की एक लड़की रहती है तो आप कभी भी बाहर से देख के बोल ही नहीं पाओगे कि यहाँ पर एक लड़की रहती है, क्योंकि लगता ही नहीं कि कोई इस घर में एग्जिस्ट करता है। ना तो उसको कभी किसी ने घर से बाहर निकलते हुए देखा, ना तो कभी इतने बड़ी लड़की का कोई फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं, ना वो किसी से मिलने के लिए जाते हैं, ना कभी उसको अपने दादाजी को हेल्प करते हुए लोगों ने देखा है। तो लोगों ने बेसिकली उसको कभी देखा ही नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था कि वो अच्छी है या बुरी है, मतलब लोगों को उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि वो किसी से बात भी नहीं करती थी और वो अपने बेडरूम से निकलती भी नहीं थी। ऐसे करते करते जब योजुंग की एज लगभग 18 हो गई तब उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, शायद मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसको ऑनलाइन में एक गोल्फ क्लब में कुछ जॉब का एप्लीकेशन दिखता है, तो वो उस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर देती है और वहाँ पर वो ना खुद को एक्सप्लेन करते हैं एज ए सोशल आउटगोइंग, जिसको लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद है, इस टाइप से। तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के इंटरव्यूअर्स उसको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं और जब वो
इंटरव्यू देने के लिए पहुंचती है तो उसका बिहेवियर, उसने जो लिखा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। इंटरव्यूअर्स उससे क्वेश्चन कर रहे हैं एंड वो ना लिटरली बस ऐसे बैठी हुई है। इंटरव्यूअर्स उससे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और वो उनके तरफ देख भी नहीं रहा है। आंसर देना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल एज इफ आपके सामने कोई अगर एक डॉल रख देगा तो जिस टाइप से होगा ना, बिल्कुल सेम हो रहा था। वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, कोई आंसर भी नहीं दे रहा था। इवन वो इंटरव्यूअर्स की तरफ देख भी नहीं थे। तो अब इंटरव्यूअर्स तो उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना कि हमें लगता है आप पागल हो, आप वियर्ड हो, इसलिए हम आपको नहीं लेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट तरीके से बोलते हैं कि आप जाइए, अगर हमें आप पसंद हो, हमें आपको अपॉइंट करना है तो हम आपको कॉल कर लेंगे। योजुंग अपने घर चला जाता है और वेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर 1 वीक हो जाता है, 2 वीक हो जाता है, 3 वीक्स हो जाता है, उसके पास कोई कॉल नहीं आता। तो योजुंग खुद से ही कंपनी में कॉल करके पूछना स्टार्ट कर देती है कि क्या केस है। अब पहले जैसे ही कंपनी वाले इस बार भी बहुत पोलाइट तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं और उसको बोलते हैं कि देखिए, हम चाह रहे थे कि ऐसा किसी को हम काम में ले जिसका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है एंड वी थिंक कि आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता, तो शायद हम आपको नहीं बुलाएंगे। ये चीज़ सुन के योजुंग को इतना गुस्सा आ गया, वो कॉल पे उसको मतलब लिटरली वो गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। इंट्रोवर्ट होते होते ये हालत हो गई कि उसको ये भी नहीं पता है कि एक जॉब अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। इस चीज़ से ना योजुंग का ग्रजेस और भी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो खुद को और भी ज़्यादा हेट करना स्टार्ट कर देती है कि मुझे एक इंग्लिश भी नहीं आता, अब मुझे जॉब भी मिल नहीं रहा है, मेरा लाइफ ऐसे हो रहा है। ऐसे करते करते जब उसका एज लगभग 23 हो गया तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे अब थोड़ा इंग्लिश सीख लेना चाहिए। इसलिए हमारे देश में जैसे कि आपको अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढना है तो जिस तरीके से टिंडर है, फिर वहाँ पर मैट्रिमोनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे ही कोरिया पे भी एक ऐप है जिसमें आप ट्यूशन टीचर्स ढूंढ सकते हो, जहाँ पर ट्यूटर्स अपने पूरे डिटेल्स लिखते हैं, अपने नाम, एड्रेस और कहाँ से पढ़ाई क्या है, ये सब कुछ रहता है। तो वहाँ पर जाके ना उस ऐप में योजुंग थोड़ा ढूंढना स्टार्ट कर देता है और वो लगभग 50 ट्यूटर्स को मैसेज करता है उसको ट्यूशन क्लासेस देने के लिए, बट कोई भी राज़ी नहीं हो रहा था क्योंकि योजुंग का घर थोड़ा विलेज साइड में था, तो शहर से आके कोई उसको पढ़ाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। तो इधर प्लेस मैच हो रहा था, टाइम मैच नहीं हो रहा था, या फिर टाइम मैच हो रहा था, प्लेस मैच नहीं हो रहा था। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा था। एंड फाइनली योजुंग को ना उस ऐप में एक 26 ईयर ओल्ड इंग्लिश ट्यूटर दिखी जो बुसन में रहती थी। उनका रिव्यूज़ भी बहुत अच्छा था, एक अच्छा ग्रेड का स्कूल का स्टूडेंट भी था और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी था। तो योजुंग को शायद वो पसंद हो जाता है, तो उसको योजुंग मैसेजेस देना स्टार्ट करता है। योजुंग खुद को एज अ स्टूडेंट, हाई स्कूल स्टूडेंट का मदर रिप्रेजेंट कर रही थी। तो वो बोलना स्टार्ट कर देती है कि मेरी बेटी हाई स्कूल में है और मैं आपके पास से उसको इंग्लिश ट्यूशन दिलाना चाहती हूँ। वो उसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है एंड सामने ही उसका इंग्लिश एग्जाम है, तो आप प्लीज़ मेरी बेटी को थोड़ा टाइम दे दो। क्योंकि मैंने बोला ना कि योजुंग का घर थोड़ा विलेज साइड में था, ऑब्वियसली वो जो ट्यूशन टीचर थी वो पहले ना कर देती। यहाँ पर मैं बताती हूँ क्योंकि ये कहानी साउथ कोरिया की है, ये इंसिडेंट साउथ कोरिया की है एंड साउथ कोरियन गवर्नमेंट का जो रूल्स है या फिर आई डोंट नो व्हाट, वो किसी का भी ना आइडेंटिटी रिलीज नहीं करना चाहती, खासकर की जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब उनका पनिशमेंट खत्म हो जाएगा, वो जब जेल से निकलेगा तो वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाए। तो किसी का भी, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे साउथ कोरियन इंसिडेंट्स कवर किए हैं, बट किसी पे मुझे उतना पिक्चर्स वगैरह नहीं मिल रहा था। बट इस केस में कुछ स्पेशलिटी था जिस वजह से इस किलर का फेस को चारों ओर रिलीज कर दिया गया, प्लस वायरल भी कर दिया गया। June, the Busan Metropolitan Police Agency held a Personal Information Disclosure Review Committee and decided to disclose Chung Yoo-jung's name, age, and photo. A police official explained the seriousness and brutality of the crime is recognized, and the need for public interest, such as the prevention effect of similar crimes, is great. So we are disclosing the identity. बट वो टीचर ना एकदम साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। और योजुंग भी ना पहले पहले मान जाती है, शी सेड ओके एंड वो मूव ऑन कर जाती है। कुछ दिन बाद ना उसको क्या लगता है पता नहीं, बट वो फिर से इस ट्यूटर को रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है एंड इस बार वो ये पूछना स्टार्ट कर देती है कि क्या आप अपने घर में अकेली रहती हो। तो वो ट्यूटर बोलते हैं कि हाँ, क्यों। तो योजुंग बोलते हैं तो मैं अपनी बेटी को आपके घर लेके जाती हूँ एंड इस चीज़ के लिए मैं आपका पेमेंट भी नहीं काटूंगी। बट अब योजुंग एक ऐसा प्रपोजल देता है कि पेमेंट सेम का सेम ही रहेगा ज़्यादा, बट मैं
स्टूडेंट को आपके घर लेके जाऊंगी। तो शायद वो ट्यूटर सोच के देखती है कि ठीक है, सही बोल रहा है। प्लस योजुंग इतनी बार उसको रिक्वेस्ट कर रही थी, शायद वो ट्यूटर को थोड़ा बुरा भी लगता है कि शायद इनकी बच्ची सच में ही मुसीबत में होगी और उसका इंग्लिश शायद सच में ही बहुत बुरा होगा, शी मे बी नीड्स हेल्प। तो फाइनली वो ट्यूटर राज़ी हो जाती है। योजुंग ऑनलाइन से हाई स्कूल स्टूडेंट की कपड़ा मंगवाती है, प्लस वो अपनी बाल काट के छोटी कर देती है ताकि उसको हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह लगे। फिर वो जाके अपने ट्यूटर की दरवाजे में नॉक करती है। ट्यूटर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और उसको लेके जाती है एंड जस्ट बातें करना स्टार्ट कर ही रही थी ट्यूटर, उसी टाइम योजुंग चाकू निकल के उसको 100 टाइम से भी ज़्यादा बार स्टैप करती है एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग के वजह से ट्यूटर की डेथ हो जाती है। इसके बाद योंग जो अपने कपड़े चेंज करती है और ट्यूटर की कबर्ड से ट्यूटर की कपड़े पहन लेती है। इसके बाद यौन जो घर से एक बार निकल के फुटपाथ में वॉक कर रही है, थोड़ी देर के लिए फिर से अंदर आ रही है एंड ऐसा प्रिटेंड कर रही है जैसे कि ये उसका ही घर है। इसके बाद यौन जो पास में एक सुपरमार्केट में जाती है एंड कुछ क्लीनिंग के चीज़ें खरीद के लाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद यौनचू फिर से निकलती है एंड इस बार वो गार्बेज बैग्स खरीद के लेके आती है। इसके बाद वो अपने पुराने कपड़े एंड जो कुछ भी वहाँ पर था उसको उस गार्बेज बैग में पैक करके अपने घर लेके जाती है और अपने घर के पास ही एक डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद अपने घर से एक ट्रॉली लेके वो वापस इस टीचर के घर में लौटती है एंड यहाँ पर अब वो उस टीचर की बॉडीज़ को पार्ट में डिवाइड करके इस ट्रॉली में फिट करती है एंड इस ट्रॉली को लेके बाहर निकल जाती है एक कैब बुक करने के लिए। वहाँ पर वो एक टैक्सी बुक करती है एंड उस टैक्सी ड्राइवर को पास में ही एक रिवर साइड में ले जाने के लिए बोलती है एंड टैक्सी ड्राइवर जब उसको उस जगह पर लेके जाती है तो टैक्सी ड्राइवर को ना थोड़ा डाउट होता है कि इतने रात को एक छोटी सी हाई स्कूल की बच्ची ऐसे एक घने जंगल के इलाके में क्या फेंकने के लिए आई है। तो वो पुलिस को एज ए टिप कॉल करके सब कुछ बता देती है। इसके बाद पुलिस योंजू को पूछताछ करने के लिए योंजू के घर पहुंचते हैं एंड वहाँ पर पुलिस को वो ट्रॉली मिलता है एंड ट्रॉली में पुलिस को ब्लड स्टेन दिखता है। फिर पुलिस योंजू को पूछता है कि ये किस चीज़ का है। योंजू झूठ बोलता है कि दिस इज़ समथिंग गर्ली स्टफ लाइक मेंस्ट्रुएशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो पुलिस को थोड़ा डाउट होता है तो वो योंजू को थाने ले चलती है। पुलिस स्टेशन में जब योंजू से पूछा जाता है कि आप वहाँ पर क्या करने गए थे तो योंजू एक के बाद एक झूठ बोल रही थी एंड अपनी बयान भी बदल रही थी। तो योंजू बोलती है कि एक्चुअली आई वॉज प्रेगनेंट एंड मैंने अकेले ही एक बेबी डिलीवर किया है एंड मैं बहुत डर गई थी, मुझे पता नहीं था कि इस बेबी के साथ मुझे क्या करना है, इसलिए मैं वहाँ पर बेबी को रख के आई हूँ। अब पुलिस बोलता है ठीक है तो आप हमारे साथ चलिए, आप हमें बताएंगे कि कहाँ पर बेबी है एंड पुलिस योंजू को लेके उस स्पॉट पे जब पहुँचते हैं तो पुलिस भी बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि बिल्कुल ही एक जंगल टाइप का एरिया था। इसके बाद पुलिस जब बॉडी पार्ट्स देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये कोई बेबी का बॉडी पार्ट तो है नहीं। तो योंजू से पूछा जाता है कि ये कौन है एंड क्या है एंड योंजू पहले तो झूठ बोलती है एंड सब कुछ नहीं बोलती, बट बाद में योंजू वो कन्फेस करती है कि ये वही इंग्लिश ट्यूटर है, मैं उनके घर पढ़ने के लिए गई थी एंड हम दोनों में एक आर्गूमेंट स्टार्ट हो गया था एंड मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए इनको मारा था। पुलिस को पता था कि ये झूठ है क्योंकि ये जो ट्यूटर थी उनका उस ऐप में ना रिव्यू अच्छा खासा था। प्लस योजुंग को इस ट्यूटर ने अपने घर नहीं बुलाया था, योजुंग खुद से ही उसके घर जाने के लिए बोला था। तो एंड ऊपर से अब तक तो पुलिस को ये भी समझ में आ गया था कि योजुंग एक पैथोलॉजिकल लायर है, दैट्स वाई पुलिस को समझ में आ रहा था कि इस बार भी शायद योजुंग झूठ बोल रहा है, बट इतना सच है कि योजुंग ने ही ये क्राइम किया है। इसके बाद पुलिस योजुंग का जो फ़ोन है उसको सीज कर लेते हैं एंड चेक करके पुलिस शॉक हो जाती है क्योंकि एक 23 ईयर ओल्ड लड़की के फ़ोन में कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स मतलब किसी का नंबर नहीं है, किसी से वो बात नहीं करती, किसी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, बट उसका जो वेब सर्च हिस्ट्री है उसमें बस सीरियल किलर्स का डॉक्यूमेंट्री, जितने भी ट्रू क्राइम पॉडकास्ट एंड जितने भी कोरियन सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज बना हुआ था उन चीज़ों को उसने रिपीटेडली देखा है पिछले कुछ महीनों से बहुत बार।
जैसे कि इंसान का आईक्यू टेस्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है ना, कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है एंड कुछ सिचुएशंस दिया जाएगा आपको एंड आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इस टाइप से इंसान का आईक्यू जैसे मेजर किया जाता है, वैसे इंसान का ना साइकोपैथनेस मेजर करने के लिए भी एक सिमिलर प्रोसेस है। आप कितने बड़े लेवल का साइकोपैथ हो, ये स्केल आपको ये बता देगा। इसमें हाईएस्ट नंबर 40 होता है ना। आप सभी ने तो टेड बंडी का नाम सुना ही होगा। टेड बंडी ने 40 में 39 हासिल किया था एंड इसी स्केल में यो जंग को 28 मिलता है। फाइनली कोर्ट से यो जून को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दिया जाता है। एंड क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा रिसेंट है, पिछले ही साल हुआ था, इसलिए योजुन ऑब्वियसली अभी भी जेल में ही है। इस मर्डर का कुछ भी मोटिव नहीं था। योजुन तो उस ट्यूटर को पर्सनली पहचानती भी नहीं थी, ना वो ट्यूटर योजुन को जानती थी। उन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं थी, मतलब कोई मोटिव ही नहीं था, बस यूं ही कर दिया। जब लोग उससे पूछते कि आपने ऐसा क्यों किया, उसने बस बोला कि वो क्यूरियस था, उसे देखना था कि कैसा फील होता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। 2 दिन लग गए मुझे ये वीडियो ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉइज़ है। हमारे पड़ोस के घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, ऊपर से इतना गर्म। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर कर देना। कॉमेंट सेक्शन में बताना अपने कुछ भी ओपिनियंस एंड नेक्स्ट आप कौन सी क्राइम केस के बारे में जानना चाहते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को बस विजिट करके सब्सक्राइब कर देना। टिल नेक्स्ट टाइम आप सब सेफ रहना एंड घर में किसी को घुसने देने से पहले सोच लेना कि ये बंदा कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एट मिडनाइट ऐसे ही एक ट्रू स्टोरी के साथ।